हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं यूपीपी की जो प्रैक्टिस सेट की, जिसमें अभी हिंदी और जीएस ही आपको मिल रही है, लेकिन आपको मैथ भी जल्दी ही मिल जाएगी। तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी लैपटॉप में, कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो सुधारी जा रही थी, और उसी को देखते हुए हम लोग अभी जो है ये मैथ की क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए थे। बट अब हम लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को सुधार रहे हैं। सुधर जाने के बाद तुरंत बाद ही आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लास मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, हमारे सामने आज जो है हिंदी, जो सामान्य हिंदी का ये भाग 5 है, मतलब प्रैक्टिस सेट 5 है। इसको हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियाँ हैं वो टोटल कितनी हैं दोस्तों? 4, 10, 8 या 5? तो कितनी हैं दोस्तों? 8 हैं। ठीक। फिर सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो अगर हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ की बात आ जाएगी तो देखो यहाँ पे सतसई, रामलला, नहचू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। तो जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो कौन सा था? वो पृथ्वीराज रासो था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल का विभाजन नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आज साहित्य से अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपको इस बार मॉडरेट देखने को मिलेगी। ये बहुत इजी हिंदी नहीं आएगी, जैसा कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर वहाँ मैं टेस्ट दे रहा हूँ, वहाँ मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो ऐसी आ रही है, वहाँ मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो ऐसी हिंदी आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर इतनी ही हिंदी जो है आसान दे देंगे तो आप खुद सोचिए, उनको भी पता है कि बच्चे क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग पे जो भी फोकस होगा वो हिंदी और आराम से एग्जाम निकल जाएगा। तो हिंदी को इतना ईजिली नहीं देंगे जैसे वो दे रहे हैं कि इसमें से बताओ प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो है बताओ इसका विलोम, काले का विलोम क्या होगा, सफ़ेद का विलोम क्या होगा, यहाँ पे जल का पर्यायवाची विलोम, उसका क्या नाम, ये जो है कमल का पर्यायवाची। तो दोस्तों ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होगा, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा अपना विस्तार बढ़ाना पड़ेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, 3 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल, 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका संयुक्त काल, ये कोई ऐसा विभाजन ही नहीं था। ठीक है, हिंदी में जो है, हिंदी साहित्य में जो है आदिकाल है। ठीक है, जिसको फिर 650 से ये 1350 तक है। फिर मध्यकाल, या जिसको भक्ति काल कहा गया, वो 1350 से 1650 तक। फिर उत्तर मध्यकाल कहा गया है। ठीक है, जो उत्तर मध्यकाल है वो 1650 से लेकर 1850 तक है। फिर आधुनिक काल है जो 1850 से लेकर अब तक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है संयुक्त काल का कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में लिखा हुआ है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो है उसको चिन्हित करना है, कौन सी होती है। तो कारक, लिंग, वचन या पक्ष। तो दोस्तों जो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित जो करनी है वो हो जाएगी कारक। कारक होते हैं टोटल कितने? 8। चलिए, 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। तो जो दोस्तों देखो कर्मवाच्य दर्शाता है उसमें किसी काम को करना दिखाया जाता है। ठीक है, और किसी न किसी के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, क्या काटा गया? पेड़ किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्म क्या हुआ? पेड़ को काटना। किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है कर्म की प्रधानता होती है, ये याद रखिएगा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता जरूर होगी। राधा से चला नहीं जा रहा, ये भाववाच्य हो जाएगा। फिर 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में लिखा हुआ है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं जो बनाई जाती हैं वो क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों वो कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। आज देखिएगा, आज जब आप लोग इसको पेपर को सॉल्व करके जब आप अपने नंबर लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 30 के आसपास ही रह पाएंगे। हाँ, अगर फिर अब कमेंट आते हैं कि नहीं भैया मेरे तो जो है आज मैंने 38 सही कर लिए, आज मेरे 32 सही कर लिए, तो फिर मैं यही कहूँगा कि फिर भाई या तो आपकी बहुत अच्छी जो है तैयारी इतनी अच्छी हो रखी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, और या फिर जो है आप फिर फेंकने में बहुत माहिर हैं जो आप फेंक रहे हैं। क्योंकि पेपर में आपको मैं बता दूं, जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्वेश्चन है और फिर उसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है, अब तक ये 6 क्वेश्चन किए हैं। 6 में 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। फिर 7 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पकइए सारंग कई कई चोट। ठीक, कई गई चोट। तो दोस्तों जो यहाँ पे उसने पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक। तो यहाँ पे तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो यमक अलंकार हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जो एक शब्द है उसकी आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है लेकिन हर बार उनके अलग अर्थ क्या है वो अलग आ रहे हैं। जैसे एक बार सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, ठीक है, इनका अलग अलग अर्थ भी निकलेगा, तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए, जुगुप्सा का स्थायी भाव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जुगुप्सा का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, क्या होता है, किसका जुगुप्सा जो है, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, तो करुण रस का, रौद्र रस का, विभत्स रस का और अद्भुत रस का। तो जुगुप्सा जो होता है दोस्तों वो विभत्स रस का होता है, किसका होता है, विभत्स रस का। फिर 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा छंद प्रकार नहीं है, कौन सा छंद प्रकार नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है छंद का प्रकार नहीं है। तो लिखा हुआ है पहला दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो आपको पता है दोहा भी होता है, सोरठा भी होता है, चौपाई भी होती है, पर आपने दृष्टांत नाम का ऐसा कुछ भी नहीं सुना होगा, ठीक है। देखो, चौपाई होती है, दोहा होता है, सोरठा होता है, उल्लाला होता है, कुंडलिया होता है, छप्पय होता है, रोला, आल्हा, हरगीतिका, वैरवय, ये इतने तो आपको पता होंगे। चलिए, फिर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि के किस मूल के अंतर्गत आते हैं, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि जिनको भी ये संधि समझ में नहीं आती हैं तो वो आप जाइए मेरे चैनल पे आप जी नीचे देखेंगे जाके, तो एक हिंदी नाम की बहुत पुरानी, बाकी तो मैंने सबके नाम उसमें जो है जिस पेपर का होता है उस पेपर के नाम से हिंदी मेंशन कर देता हूँ, लेकिन एक सिर्फ हिंदी के नाम से एक पढ़ी होगी, उसमें मैं वर्णमाला का संधियों का एक वीडियो पढ़ा है, 2-3 वीडियो हैं, वो वीडियो आप लोग देखिए। उन वीडियो को आप लोग जब देखेंगे तो उनसे आपकी संधियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कल मैं उनको शेयर कर दूंगा, कल मैं उनको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर, तो यहाँ पे ये जो संधियाँ किस संधियों के उदाहरण हो जाएंगे, तो दोस्तों ये स्वर संधियों के उदाहरण हो जाएंगे। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि और लास्ट में अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। चलिए फिर 10 के बाद 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि निर्देश प्रश्न संख्या 11 और 12 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त समास चिन्हित करना है, तो लिखा हुआ है पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो जो पथ भ्रष्ट होता है दोस्तों, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। तो पथ से भ्रष्ट होते ही क्या आ जाएगा, ये जैसे ही कारक चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह के आने पे तुरंत ये क्या बन जाता है दोस्तों, तत्पुरुष समास बन जाता है। फिर देखिए 12 नंबर में लिखा हुआ अष्टध्यायी, ये अष्टध्यायी जो लिखा हुआ है तो बहुब्री होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जब अष्टध्यायी लिखा है तो अष्टध्यायी को अगर तोड़ेंगे तो पहले आ जाएगा अष्ट, फिर ध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो है, तो अष्ट आया, अष्ट मतलब होता है 8, और जिसमें भी संख्या आ जाती है वो क्या हो जाता है, द्विगुवाचक हो जाता है। चलिए फिर 13 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की जो है, अगर आपको ये कृति नहीं पता है तो इसका मतलब है आपने हाई स्कूल में सही से जो है तैयारी नहीं की थी। अगर हाई स्कूल में सही से पढ़ा होता तो ये गलती नहीं होती है, ठीक है। तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में दिया गया था। ये चिदम्बरा जो है इनकी कृति थी, जिसके लिए यह कविता संग्रह था, इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में दिया गया था। चलिए 14, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको यूपी TSSC में पूछा जा चुका है कई बार, तो इसलिए आपको यहाँ से इसका थोड़ा सा बन जाता है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो सौर सेनी से हुआ है। किससे हुआ है, सौर सेनी से। तो यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक है। चलिए फिर देखिए फिर उसके बाद में जो है लिखा हुआ है कि निर्देश प्रश्न संख्या 15 से 19 तक जो है एक हमको गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में उसके जो है प्रश्न दिए गए उनको चिन्हित करना है। तो चलिए भाई प्रश्न दिए गए उनको चिन्हित करते हैं, पहले तो गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण कराना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है।
अच्छा आगे भी है अभी। चलिए फिर लिखा हुआ है, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हम हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग कर पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो गया है। ये पैराग्राफ बिल्कुल मैच करता है आज के समय में। हुआ क्या है देखिए, मैं इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र को नहीं कहूँगा कि उसने ही ऐसा किया है या वही लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ ये तो खैर मैं सही कहूँगा कि क्या हुआ है कि हम लोग अपने पाश्चात्य सभ्यता में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं देखिए किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपके संस्कार होते हैं वो संस्कार आप ज़रूर खो जाते हैं ये पाश्चात्य सभ्यता में। वरना पहले के टाइम में धोती कुर्ता पहन के लोग शिक्षा लेते थे, उन्होंने देखिए शिक्षा लेके उन्होंने क्या क्या कर दिया था। पर आज के समय में हम लोगों के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सब कुछ है। हम लोग वो शिक्षा ले रहे हैं, कंप्यूटरीकृत शिक्षा ले रहे हैं, जो कि मैकाले की शिक्षा है, जो कि पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा है। लेकिन क्या है, हम लोग फिर भी आज के टाइम में जो है फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने जो संस्कार हैं उनका त्याग कर दिया है। तो दोस्तों जब तक आप उनका त्याग करते रहेंगे आप ऐसे ही वैसे बिल्कुल वैसे के वैसे बंध जाएंगे। मैं आज के टाइम में देखता हूँ लोगों को, अगर जैसे आप देखिए पहले तो पुरुषों को ले लीजिए, तो पुरुषों को अगर कह दीजिए कि आपको धोती कुर्ता पहन के आज यहाँ तक जाना है, तो क्या होता है कि वो कहते हैं नहीं। आज के टाइम में अगर महिला को कहीं साड़ी पहन के ले जाने के लिए कहते तो वो उनका कहना होता है कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ। उनको मिनी स्कर्ट पहनाइए, उनको शॉर्ट्स पहनाइए, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपको अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए, आपको पाश्चात्य सभ्यता लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ग्रहण कीजिए बस उस तौर पर कि जैसे वो हमारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, बस देखने के लिए, इंटरटेन के लिए। तो हम लोग इंटरटेन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको अपने जीवन में उतार लिया है। तो जब तक हम लोग इस चीज़ को लेते रहेंगे हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन खैर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता होती है कब? जब समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो जो चरित्र निर्माण का जो सबसे आवश्यक है, चरित्र निर्माण क्यों होना चाहिए, तो वो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। क्योंकि अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप जो है आप कर्म भी अच्छे करेंगे, और आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका जो राष्ट्र होगा वो विकास करेगा। तो ये राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 नंबर, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्या लाभकारी हो सकते हैं जनतंत्र के लिए? निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिहीन सिपाही। जैसे अब आपको मैं इनको ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे निष्ठावान श्रमिक है, कोई बहुत निष्ठावान है, बहुत ही ज़्यादा, आप उससे कैसे भी काम कहिए वो कभी मना नहीं करेगा, काम करता है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम करके भी देगा। लेकिन होता क्या है, उसका चरित्र उत्तम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़े दिन तो रखेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ गलत होगा आप उसको भगा देंगे, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। धनवान व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप किसी के बीच में बैठाए नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उत्तम चरित्रवान व्यक्ति हैं, अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप चाहे पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, चाहे निष्ठावान हो, चाहे निष्ठावान ना हो, चाहे कर्मठशील हो, शक्तिशाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपको इज्जत मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पे 16 का सही हो जाएगा। तीसरा, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो देखो उन्नत राष्ट्र के लिए जो है भ्रष्टाचार के प्रति जो है निषेधात्मक जो है वातावरण होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होगा तो भाई दोस्तों आप खुद सोचिए कि आपको काम कराना है, कोई जिसका ये सरकारी नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी पे काम कर रहा है और आप वहाँ गए हो, उसके पास एक बिल्कुल सही काम लेके कि सर ये मेरा काम है और आपके माध्यम से होगा, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, वो आपको 10 बार दौड़ाएगा। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको घूस देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो मजबूर करता है 10 बार के लिए, क्योंकि वो इतने नुक्स निकाल देता है कि आपको मजबूरी हो जाती है घूस देना। लेकिन अगर वही काम अपना अगर वो सही तरीके से करे, ठीक है, तो हम लोगों को इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई घूस के लिए ऑफर करेगा। तो ये चीज़ गलत है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण होना चाहिए।
चलिए, फिर लिखा हुआ है 18 नंबर में, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है तो क्या होता है? तब क्या होता है? पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अप्रगतिशील रूप में मजाक किसका उड़ाया जाता है? अगर कोई बच्चा, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपना जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आप जीन्स नहीं पहन के जा रहे हैं, आप फॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जा रहे हैं, लेकिन क्या है, आपने क्या किया, आपने धोती कुर्ता उठाया, धोती कुर्ता पहना और आप कॉलेज चले गए, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो यानी कि भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तब उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आज के समय में अंग्रेज़ों को देखिए, वो हरे कृष्णा करते हुए धोती कुर्ता पहन के पूरे भारत भर में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो भाई ये है कि नहीं, हम तो भाई छोटे कपड़े पहनेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि उनको भी जीन्स, आजकल जीन्स भी छोटी हो गई हैं, जीन्स भी लड़कों की बहुत छोटी हो गई, टाइट हो गई हैं। चलिए 19 नंबर देखिए, लिखा हुआ भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? पुरातन संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकाल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो भारतीयता के प्रति हानि भावना का सिर्फ एक ही कारण है, वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसकी वजह से हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े रहते हैं, बच्चे को कोई संस्कार नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है कि क्या होता है, बच्चा पैदा होते ही चाहे घर में खाने को ना हो, लेकिन उनका मानना होता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में। अरे भाई, हिंदी मीडियम में भी बहुत से स्कूल हैं। हम लोग, जब मैं अपना बताता हूँ, मैं पढ़ा हूँ सरस्वती ज्ञान मंदिर में, जहाँ पे हम लोगों के स्कूल में जाते ही पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना कराई जाती थी सभी को, फिर उसके बाद में राष्ट्रगान जरूर कराया जाता था। ठीक है, कई तरीके की प्रार्थनाएं होती थी। वो अब इंटरवल में, सीधे इंटरवल हो जाने के बाद आपको पिज्ज़ा विज्जा नहीं मिलेगा, वो आपकी अपनी है कि आप लेके जाते हैं तो खाइए, लेकिन उससे पहले आपको भोजन मंत्र करना पड़ेगा। छुट्टी के समय भी प्रार्थना होती थी। अगर आप घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, अगर आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके नहीं जाते हैं तो वो शिकायत मानी जाती थी और फिर उसके पीछे हम लोगों को दंड दिया जाता था। तो ये थे संस्कार। आज के समय में क्या है, बच्चा इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है, वो पढ़ जाता है, उसको पैर छूने में शर्म लगती है, वो पैर ही नहीं छूता है, वो अपने माता पिता के पैर नहीं छूता है। जो सोचिए अपने माता पिता के पैर नहीं छू रहा, वो कैसे कह सकते हैं कि वो जाके आगे कोई ऐसा काम करेगा? मैं ये नहीं कहता हूँ वो कर नहीं पाएगा, करेगा, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं होंगे। चलिए, निर्देश प्रश्न संख्या 20 से 24 निम्नलिखित प्रत्येक में प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे ABC करके हम लोगों को उसको वाक्यांश को जो है ABC चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है, कोई त्रुटिहीन होगा उसमें चिन्ह हमको लगाना है। चलिए भाई देखते हैं, लिखा हुआ है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे सर्वश्रेष्ठतम रचना मानी गई, कोई त्रुटि नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर वो श्रेष्ठतम है तो सबसे क्यों लगेगा? अगर वो सबसे जो है अच्छी मानी गई है तो श्रेष्ठतम नहीं लगेगा, क्योंकि श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे ऊपर। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ पुस्तक मानी गई है, रचना मानी गई है, तो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, सबसे नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आपको सबसे ही लगाना है तो श्रेष्ठतम नहीं लगेगा, फिर श्रेष्ठ लगेगा कि वो सबसे श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठतम लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप सुपीरियरिटी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, थर्ड डिग्री लगा रहे हैं, सुपीरियर डिग्री लगा रहे हैं, तो वो सबसे सुपीरियर है, तो फिर सबसे लगाने का क्या मतलब है? 21 नंबर, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। अब आप 21 में देखिए कि प्रातःकाल के समय, अब प्रातःकाल खुद में एक समय है, प्रातःकाल मॉर्निंग का क्या है, मॉर्निंग एक टाइम है, तो प्रातःकाल का खुद एक समय है, तो आप उसके लिए समय का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो प्रातःकाल में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय नहीं हो सकता, प्रातःकाल में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, प्रातःकाल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर में लिखा हुआ है, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो सभा क्या हो चुकी थी दोस्तों? सभा विसर्जन हो चुकी थी क्या? नहीं भाई, विसर्जन तो क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे विसर्जित यानी कि विशेषण का यूज करना पड़ेगा। तो विसर्जन नहीं, यहाँ पे विशेष जो है विसर्जित हो चुकी थी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो भाई दोस्तों देखो, इसमें वाकई में कोई त्रुटि नहीं है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो देखो शुद्ध गाय नहीं होती है, घी शुद्ध होता है। क्या होता है? तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था कि लिखा होना चाहिए था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी नहीं मिलता है, गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो यहाँ पे जो है गलती किस में हो जाएगी दोस्तों? गलती दूसरे वाले ऑप्शन में हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 25 से 29 तक निम्नलिखित में प्रत्येक में कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। सही वाक्य के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उन पर
फिर चिन्ह लगाने हैं। चलिए आज थोड़ा सा जो है आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने में टाइम लग गया, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं अब। पत्थर पर जोंक नहीं लगती, इसका क्या अर्थ होता है भाई? पत्थर पर जोंक क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो बहुत हटी होता है, उस पर जो है कह सकते हैं कि वो पत्थर पर जोंक इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि वो बहुत ठोस मजबूत हटी होता है, तो इसलिए नहीं। तो क्या हो जाएगा, मजबूत चीज़ें आसानी से खराब नहीं होती हैं, सबल का शोषण नहीं होता है, जो दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बिल्कुल, क्योंकि हटी पे आप कुछ भी कहते रहिए, वो अपनी ही बात मानता है, दूसरे की बात नहीं मानेगा। चलिए, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब होता है गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र या सरसरी नज़र। तो विहंगम दृष्टि जो होती है वो एकदम से सिर्फ सरसरी नज़र होती है कि आपने एक नज़र डाली और चले गए, तो ये इसका आंसर सरसरी नज़र हो जाएगा। फिर 27 नंबर, काटो तो खून नहीं। इसका मतलब होता है पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना या गुस्सा शांत हो जाना। आपके पास से सांप निकल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इतना डर गए कि काटो तो खून नहीं कंडीशन हो गई, तो भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना, इसका मतलब उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो भैया एक आंख भाता वही नहीं है जो अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उंगली उठाना, उंगली भाई किसके ऊपर उठाई जा सकती है? तो क्षमा मांगने वाले के ऊपर, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना। तो भाई उंगली कब उठाई जाती है, किसकी तरफ उठाई जाती है? जो दोषी होता है, तो दोष की ओर संकेत करने के लिए उंगली उठाई जाती है। चलिए फिर 30 से लेकर 34 तक वाक्य जो है प्रथम तथा अंतिम अंश दे रखा है, बीच में यारा लवा है, उनको आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे 30 में लिखा हुआ है कि समय को परखने वाला, समय को परखने वाला, आगे देखते हैं, समय को परखने वाला और हो जाता है, क्या हो जाता है? चलिए भाई ये भी देख लेते हैं कि और क्या हो जाता है। तो समय को परखने वाला और समय की रंक से धनाढ़, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला। अच्छा ठीक है, तो समय की परख रखने वाला, रंग से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, यानी कि रा या वा ला। तो रा या वा ला किसमें है? रा ला है, ला है, रा से स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय गांवों के, भारतीय गांवों के क्या अभी भारत सरकार को आ सकता है? नहीं। सुधार के लिए आ सकता है भाई, आ सकता है, और से भी नहीं आ सकता, बहुत प्रयत्न। तो यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो भारत गांव के सुधार के लिए अभी, तो यानी कि रा के बाद या आया है, फिर ला आएगा, फिर वा, तो रा या ला वा, तो रा या ला वा। तो ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। फिर तो देखिए इतना आसान हो गया पकड़ना। फिर देखिए 32 नंबर लिखा हुआ है, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थ के द्वारा लोग उपयोगी होते हैं। तो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन, ये तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया भाई। विज्ञापन जो है प्रकाशित होते हैं, किससे संबंधित होंगे भाई? पदार्थों से संबंधित होंगे। तो प्रकाशित विज्ञापन पदार्थों से आवश्यक तथा उत्तमोत्तम द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, जैसे जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी के लिए विधि विषयों पर बड़ा कठिन था। अच्छा ठीक है, तो प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो इसके लिए यहाँ पे जो है तीसरे में कौन सा, 33 में कौन सा सही आ जाएगा? बिल्कुल भैया दूसरा सही आ जाएगा। पहले ला आएगा, फिर रा आएगा, फिर वा आएगा, फिर या आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर देखिए भारत जैसे, तो भारत जैसे के बाद क्या आ सकता है? तो भाई भारत जैसे के बाद तो देशों आ सकता है। तो क्या हो जाएगा कि भारत जैसे देशों के लिए, नहीं तो देशों नहीं आ सकता है फिर, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले भी दिया हुआ है आगे। तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो भारत जैसे, फिर ला या, तो ला या से, तो ला या से सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, वो है पहला। तो 34 का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 देखिए,
वृत्ति आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो आकृति की दृष्टि से बात कर रहा है तो ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा हो जाएगी। फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो दोस्तों जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहा है तो ऊ जो होता है वो दोस्तों कैसा हो जाता है, वो जो पाश्च संवृत्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, पाश्च संवृत्त, क्योंकि ऊ बोलते समय मुंह तो ओठ तो खुल जाते हैं लेकिन हमारी जो निकलने वाली जो उसकी ध्वनि होती है वो पीछे से निकलती है, तो इसलिए पाश्च संवृत्त हो जाता है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ किस साइड पड़ता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी में छत्तीसगढ़ किधर पड़ता है, तो वो पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए ये पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाएगी। फिर 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अब प्रत्यय कहाँ लगते हैं भाई, बाद में लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओ, ए, आ, तो क्या हो जाएगा, जो हमेशा प्रत्यय बहुवचन के रूप में जाना जाता है, जैसे पुस्तकों, किताबों, ठीक है, तो इस तरीके से, तो आलुओं, तो ये ओ लगने से वो क्या हो जाते हैं, वो बहुवचन बन जाते हैं। चलिए, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो कुशाग्र कैसा विशेषण दोस्तों हो जाएगा, वो गुणवाचक, क्योंकि वो क्या है, कुशाग्र है, तो ये उसका गुण है, तो ये गुणवाचक। 40 नंबर देखिए, लिखा हुआ है इनमें कौन भक्तिकाल कवि नहीं, भक्तकालीन कवि नहीं है। तो भक्तकालीन की बात आ रही है तो बिहारी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो दोस्तों यहाँ पे तो बिहारी जो हैं वो भक्तकालीन के जो हैं कवि नहीं होंगे, ठीक है, भक्तिकालीन कभी नहीं होंगे। चलिए, आज के हमारे जो 40 क्वेश्चन हैं दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके की जो और भी क्लास है वो आपको डेली की डेली मिलती रहेगी। सुबह 9 बजे आपको हिंदी की क्लास मिल जाती है, दोपहर में 1 बजे आपको जीएस की क्लास मिल जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी क्लास के लिए आप लोग चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बाकी दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।